प्यारे बच्चों नमस्कार। सभी का मेरे चैनल माँ शारदा एकेडमी सुविचार बाय सुनीता मैम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको 12वीं कक्षा का पाठ 2 जिसका नाम है सुमरिनी के मन के, इस पाठ में 3 भाग हैं। 3 भाग यानी कि 3 कहानियाँ हैं छोटी छोटी, उन कहानियों को पढ़ाया जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। सुमरिनी के मन के में 3 भाग हैं, ध्यान से सुनो। पहला भाग है क बालक बच गया, एक कहानी। ख घड़ी के पुर्जे, दूसरी कहानी। ग ढेले चुन लो, ये तीसरी कहानी है। तो प्यारे बच्चों, ये मैं आपको समझाने के लिए मैं पुस्तक का सहारा ले रही हूँ, जो पुस्तक में जिससे आपको कहानी समझ में आए कि 3 भागों में हमारी कहानी है और अलग अलग कहानी है, लेकिन उनका संदेश एक ही है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम कहानी के भागों को समझेंगे, उसके बाद में फिर हमारी पुस्तक सहायक सामग्री को हम पढ़ाएंगे। तो देखिए, सुमरिनी के मनके में प्रस्तुत पाठ सुमरिनी के मनके में 3 लघु निबंध बालक बन गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो, ये 3 निबंध हैं। यानी कि लघु यानी कि छोटे निबंध हैं। 3 निबंध हैं। ये निबंध के प्रकार से कहानी दी गई है। तो हमारा जो पहला भाग है क बालक बच गया, इसमें प्यारे बच्चों निबंध का मूल प्रतिपाद है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। यानी कि शिक्षा एक सही उम्र में ही पढ़नी चाहिए, उसकी सही उम्र क्या है। लेखक इस लघु निबंध में यह बताना चाहता है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मस्तिष्क में शिक्षा की रुचि पैदा करनी चाहिए। यानी जो बालक बच गया, इसमें यह बताया गया है कि बच्चों को उनकी मर्जी के अनुसार उनको शिक्षा का चयन करने देना चाहिए। कम उम्र में उनको शिक्षा लादने से बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनके मस्तिष्क के अनुसार शिक्षा की रुचि पैदा करनी चाहिए। दूसरी कहानी है घड़ी के पुर्जे। इस कहानी में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी कि लेखक ने जो धर्म के गुरु हैं, उपदेशक हैं, उनके ऊपर घड़ी के दृष्टांत, यानी दृष्टांत में होते प्यारे बच्चों उदाहरण, यानी घड़ी का उदाहरण दे करके समझाया गया है रोचक तरीके से। तीसरा है ढेले चुन लो। लोक विश्वासों के निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। यानी जो लोक यानी कि जो हमारे पुराने समय से जो प्रचलन चले आ रहे हैं, अंधविश्वास चले आ रहे हैं, उन मान्यताओं पर चोट की है लेखक ने। तो तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ये तीनों कहानी हैं, तीनों निबंध हैं, कहानी नहीं प्यारे बच्चों, मैं निबंध बोलेंगे इनको। तो जो निबंध हैं, जो लघु निबंध हैं, इन छोटे छोटे लघु निबंध, तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। यानी समाज पर और ये जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं इनसे, वो हमें सोचनी चाहिए। इनकी भाषा शैली सरल व बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय प्रवर्तन करने वाली है। तो प्यारे बच्चों, जो सुमरिन के मनके हैं, इसमें 3 लघु निबंध बताए गए हैं। उन लघु निबंध के द्वारा समाज की समस्याओं के बारे में बताया गया है। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए हमारी सहायक सामग्री बुक है, जो कि हमारा पाठ 2, हमारी किताब का नाम है, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ 2 है। इसके जो लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, और पाठ का नाम है सुमरिनी के मनके। तो सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ते हैं, जो बहुत संक्षिप्त रूप में दिया गया है आपको। तो हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न उत्तर इसमें आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आएंगे, और आपके हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इस पाठ में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं।
हमारा जो लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका पूरा नाम है। जन्म स्थान इनका सन 1883 ईस्वी में राजस्थान जयपुर में हुआ था। इनका जन्म, शिक्षा, उनकी रुचि बचपन से ही पढ़ने लिखने में थी। गुलेरी जी को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज अवधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। तो प्यारे बच्चों, उनकी जो शिक्षा थी, उनको इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान था। ये महत्वपूर्ण भाषाएं आपको दे रखी हैं, सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था। किनको? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इन्हें हम इनका निकनेम गुलेरी जी भी कहते हैं। अगर पूरा नाम ना दे रखा हो और गुलेरी जी भी दे रखा हो तो आप समझ जाइएगा कि गुलेरी जी। ये प्रश्न आता है कि गुलेरी जी का गुलेरी जी का जीवन परिचय लिखिए, या गुलेरी जी के विषय में आप क्या जानते हैं तो लिखिए। तो इसका मतलब है कि पंडित चंद्रधर शर्मा के बारे में ही लिखना है। फिर उनका कार्य, अध्यापन कार्य, अजमेर के मेयो कॉलेज में पहले अध्यापक और फिर प्रधानाध्यापक बने। बाद में ओरिएंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे। यानी उन्होंने ये काम किए, अध्यापन कार्य किया। यानी कि फिर उनकी उपाधि, उन्हें इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, जो हमारे साइंटिस्ट हैं अब्दुल कलाम जी, उनको हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो उनकी जो उपाधि है वो मिसाइल मैन नाम से है। तो इसी प्रकार से गुलेरी जी को भी इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया। उपाधि से सम्मानित किया गया। रचनाएं, कहानी, घंटाघर, सुकन्या, बुद्धू का कांटा, हीरे का हार, सुखमय जीवन तथा उसने कहा था। ये आपकी उनकी रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं हैं प्यारे बच्चों? गुलेरी जी की रचनाएं हैं। जो ये इस प्रकार से नाम दिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको बहुविकल्पीय में भी आएंगे, तो इसलिए आपको ये रचनाएं याद करनी है, कंठस्थ करनी है। तो फिर है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषता, भाषा शैली, इनकी भाषा शैली अत्यंत सरल एवं सहज है। नहीं, गलती कर गई प्यारे बच्चों। साहित्यिक विशेषताएं, संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रकांड पंडित थे। किसके पंडित थे? संस्कृत के और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। उसने कहा था, एक अद्भुत और नितांत भिन्न एवं मौलिक कहानी लिखकर एक विशिष्ट ख्याति अर्जित की थी। गुलेरी जी एक प्रतिष्ठित निबंधकार थे। यानी कि वो एक माने जाने माने निबंधकार थे गुलेरी जी। देखो अब यहाँ पे उनको गुलेरी जी कहा गया है ना, तो इसका मतलब क्या है हमारे प्यारे बच्चों? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर प्यारे बच्चों, उनकी भाषा शैली, उनकी भाषा शैली अत्यंत सरल एवं सहज है, साथ ही विषय को बड़ी गंभीरता से पाठक के सामने प्रस्तुत करती है। गुलेरी जी बहुभाषी ज्ञानी थे। देखिए, सरल और सहज उनकी भाषा शैली थी, गंभीरता से यानी कि सोचने पर मजबूर करती थी। और गुलेरी जी की भाषा जो थी बहुभाषी, यानी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था उनको। किनको? गुलेरी जी को। तो अब प्यारे बच्चों, हमारा जो छोटा पहला लघु निबंध का नाम है वो है बालक बच गया। कितने आपको नाम, कितने निबंध बताए थे प्यारे बच्चों? मैंने आपको 3 नाम बताए थे। बालक बच गया, ये हमारा पहला निबंध है। चलिए, मूल संवेदना यानी प्रतिपाद्य। वर्तमान शिक्षा पद्धति को गुलेरी जी राष्ट्र के लिए घातक मानते हैं। धर्म, विज्ञान, प्रगति या पौराणिकता, व्यवहारिक शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। लेखक बचपन को जीवित रखते हुए ही बच्चे को शिक्षित करने के पक्षधर हैं। इन जो ये हमारे वाक्य हैं, इनका जो अर्थ है प्यारे बच्चों वो क्या है कि देखिए, शिक्षा बच्चे को देना ज़रूरी है, लेकिन उनके बच्चों की रुचि के अनुसार। यानी कि उनको बच्चों को उनका बचपन भी जिंदा रहे यानी जीवित रहे, और उनको शिक्षा भी मिल जाए। तो वो उनके पक्ष में थे। अब प्यारे बच्चों, पाठ का सार है, बहुत छोटा सा एक लघु निबंध है, तो छोटी सी ही ये कहानी है कि बालक की विद्वता का प्रदर्शन। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में प्रधानाध्यापक का पुत्र अपनी
विद्वता का प्रदर्शन करता दिखता है, जिसे देख पिता और अध्यापक फूले नहीं समा रहे हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों लेखक द्वारा हाँ प्यारे बच्चों मैं बताना तो समझाना भूल गई कि विद्यालय में वार्षिकोत्सव यानी कि एनुअल फंक्शन है, तो प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल और जो लड़का है उसके पिता क्या है, बहुत खुश हो रहे हैं अपने बेटे को भाषण देते हुए। देखिए लेखक द्वारा बालक के बचपन के बचने की संतुष्टि। वृद्ध महाशय द्वारा इनाम मांगने के प्रस्ताव पर बच्चे के चेहरे पर एक रंग आता है, यानी जो वृद्ध जो इनाम दे रहे थे वो एक बुजुर्ग आदमी थे, तो जो बच्चे का जो चेहरे पर था एक रंग आ जाता है, यानी कि इनाम के नाम पर एक रंग जाता है। जब लड्डू शब्द उस बच्चे के मुख से सुनते हैं तब लेखक को महसूस होता है कि बालक बच गया, अर्थात उसके बचपन का भाव अभी उसमें ही निहित है, क्योंकि लड्डू की मांग उसके बालपन की स्वाभाविक मांग है। प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि जब बच्चे ने प्रतियोगिता जीत ली, जब उसे इनाम देना चाहा तो उसे इनाम में एक पुस्तक दी जा रही थी, तो बच्चे ने कहा नहीं मुझे पुस्तक नहीं लड्डू चाहिए। तो लेखक खुश होता है कि चलो बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें पढ़ लिख रहा है लेकिन उसके अंदर एक बचपन आया, यानी जैसे बच्चा एक लड्डू मांगता है चलो वो तो जीवित है, यानी लेखक खुश होता है। चलो उससे कहता है कि चलो बालक बच गया। अब इसके दो प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसी निबंध पर, बालक बच गया पर। तो देखिए निबंध इस प्रकार है। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। अब आप समझ में आया लेखक क्यों खुश हुआ था, क्योंकि उसने लड्डू मांगा था, यानी बच्चा बच गया। तो उत्तर है बालक के पिता व उनके शिक्षकों ने बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी कि प्यारे बच्चों इसका अर्थ है, इन लाइन का अर्थ है कि बालक तो स्वाभाविक बचपन का बच्चा ही है, लेकिन उसे इतना बड़ा बना दिया गया कि तुम्हें पढ़ना है, इतना पढ़ना है, तुम्हें बड़ा अफसर बनना है, उसका बचपन खो गया। लेखक बैठा बैठा उस बालक के प्रश्नों को सुन रहा था, यानी लेखक यानी कि हमारे जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं वो हमारे उस बच्चे की बातें और प्रश्नोत्तर सुन रहे थे और सोच रहे थे कि क्या किसी बालक को जिसकी अभी खेलने खाने की उम्र हो उस पर शिक्षा का इस प्रकार का दबाव उचित है। यानी एक छोटा बच्चा है, उसे अभी खेलने खाने की उम्र है और उसे अभी इतने से बड़ा भाषण दे दिया गया सुनाने के लिए, समझाने के लिए। तो जब बालक ने लड्डू मांगा तो लेखक को लगा कि अभी इस बालक का बचपन मरा नहीं है। जब बच्चे ने इनाम जीता तो उसने इनाम में किताब न लेकर के लड्डू मांगा, तो उसका मतलब बचपन जिंदा है, अभी भी इसको इस दबाव से उबारा जा सकता है। लेखक के द्वारा सुख की सांस लेने का यही कारण था, यानी लेखक इसीलिए खुश था कि बच्चा अभी बचपन में ही है, अभी बड़ा नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 2, बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोंटा जा रहा है। आपको कहाँ महसूस होता है कि उसका गला घोंटा जा रहा है, वो बातें आपको बतानी है इस प्रश्न के उत्तर में। उत्तर है बालक जब वार्षिकोत्सव क्या होता है प्यारे बच्चों, एनुअल फंक्शन, पूरे साल में जो एक बार मनाया जाता है, वार्षिकोत्सव के मंच पर खड़ा था, तब उसका मुंह पीला, आंखें सफ़ेद, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। यानी कि मंच पर तो खड़ा हो गया, उसका मुंह एकदम पीला डरावना सा हो गया, आंखें एकदम सफ़ेद हो गई डरी डरी सी, और वो आंखें नीचे भूमि यानी ज़मीन को देखता रहा। जब बालक से इनाम मांगने को कहा गया तब बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। जब बच्चे से कहा गया कि आप इनाम में क्या लोगे, तो बच्चे के रंग बदलने लगे, हाव भाव बदलने लगे। कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक बालक की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। यानी कि कृत्रिम मीन्स होता है प्यारे बच्चों नकली, आर्टिफिशियल, और स्वाभाविक जो नेचुरल, बिल्कुल एकदम रियल। भावों की लड़ाई दिखने लगी कि हाँ बच्चा दुविधा में है। उसकी इस दशा से पता चलता है कि स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा था। यानी कि इससे पता लगता है कि जब बच्चा
नकली और असली में फ़र्क नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि उसकी स्वाभाविक यानी जो उसकी सही पहचान है वो खोती जा रही है। प्यारे बच्चों, हमारा जो दूसरा निबंध है वो है घड़ी के पुर्जे। क्या है? घड़ी के पुर्जे। तो ये एक सुमरिनी के मनके का ही दूसरा लघु निबंध है, घड़ी के पुर्जे। मूल संवेदना प्रतिपाद लेखक ने घड़ी के पुर्जों के माध्यम से धर्म विषयक बखान या उपदेश करने वालों पर व्यंग किया है। देखिए बच्चों, जो लेखक है उसने घड़ी के पुर्जों के माध्यम से जो धर्म के उपदेशक हैं उन पर तीखा प्रहार यानी चोट की है, व्यंग किया है। धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया गया है। यानी जो धर्म के धर्माचार्य हैं, गुरु हैं, उपदेशक हैं, उन्होंने जो हम पर पाबंदियां लगा दी हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं, उन्हें घड़ी के उदाहरण देकर समझाया गया है। सभी मनुष्य को भी धर्म के रहस्यों को जानने का अधिकार है। जब मनुष्य ने जन्म लिया है तो उन्हें सही और गलत का ज्ञान होना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, मेरे मुख से कभी कभी कहानी शब्द निकल जाता है, उसके लिए क्षमा याचना। हमारे ये लघु निबंध है। हमारा पाठ का सार, यानी देखिए पाठ में क्या बताया गया है कि धर्म का प्राचीन स्वरूप, कि धर्माचार्य अपने पूर्वजों से प्राप्त धर्म संबंधी ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। यानी जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं उन्होंने अपने पूर्वजों से ज्ञान लिया, लेकिन वो दूसरों को बांटना नहीं चाहते, वो अपने तक ही रखना चाहते हैं तथा लंबे लंबे उपदेशक देकर अपनी विद्वता आम लोगों पर थोपना चाहते हैं। यानी कि वो लंबे लंबे उपदेश देकर, प्रवचन देकर के, बड़ी बड़ी बातें कह कर के वो आम लोगों पर थोपते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, हमारे धर्म में ये लिखा है, हमारे धर्म में वो लिखा है। धर्म से जुड़ी बातों में कुछ भी नया या वैज्ञानिक नहीं लाना चाहते हैं। यानी कि जो धर्म है उसमें कुछ नयापन नहीं लाना चाहते हैं, ना कोई वैज्ञानिक तर्क लाना चाहते हैं। वो तो सिर्फ एक अंधविश्वास और अपने प्रतिबंध थोपना चाहते हैं, अपितु अपने प्राचीन ज्ञान से ही जनता पर अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं। यानी कि जो प्राचीन ज्ञान है, जो पुराना ज्ञान है, जो हम एक तरीके से कहेंगे सड़ा गला खराब ज्ञान है, उसे ही थोपना चाहते हैं ताकि उनका पेट भरा रहे। घड़ी के पुर्जों के माध्यम से धर्म के रहस्य की व्याख्या। अब देखिए, पुर्जों के माध्यम से धर्म के रहस्य की व्याख्या बताई है लेखक ने। देखिए प्यारे बच्चों, लेखक ने घड़ी के पुर्जों की जानकारी को केवल घड़ी साज तक ही सीमित नहीं रखा है। यानी कि जो घड़ी सही करने वाला है उसने अपने तक सीमित नहीं रखा है, अपितु वे साधारण व्यक्तियों को भी घड़ी को खोलकर देखने, उसके कल पुर्जे साफ करके फिर से जोड़ने का अधिकार देना चाहता है। यानी कि जो घड़ी साज है, घड़ी साज में इस घड़ी बनाने वाला, वो क्या करता है प्यारे बच्चों, वो घड़ी को खोलता है, फिर बांधता है, उसकी सफाई करता है और उसको कैसे सही रखना है, लंबे समय तक कैसे चलाना है, वो सबकी जानकारी देता है। अर्थात धर्म के गुण रहस्य धर्मोपदेशकों तक ही सीमित ना रहे। यानी कि जो धर्म के उपदेशक हैं उन तक सीमित ना रहे, ज्ञान उससे अलग भी जाना चाहिए। जन सामान्य को भी उसके गहरे अर्थों को समझने का अधिकार देना चाहिए। यानी कि जो हमारे घड़ी साज हैं, जो हमारे जितने भी धर्म उपदेशक हैं, उन्हें अपने तक ज्ञान सीमित नहीं रखना चाहिए, दूसरों को भी ज्ञान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न, घड़ी के पुर्जे के 2 प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। वो देखिए नंबर पहला, हमारा प्रथम प्रश्न है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का ही दृष्टांत क्यों चुना? दृष्टांत में उदाहरण। उत्तर, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण लिया है क्योंकि उन्होंने घड़ी को केवल समय बताने वाली मशीन समझने तक ही सीमित न मानकर घड़ी को खोलकर देखने, उसकी साफ सफाई, कल पुर्जों के विषयों में जानकारी हासिल करने का अधिकार सबका होना चाहिए, ऐसा माना है। यानी कि जो धर्म उपदेशक हैं वो अपने तक ज्ञान ना रखें,
सारा ज्ञान दूसरों को बांटे। इसी प्रकार से घड़ी साज ने भी घड़ी की साफ सफाई, कल पुर्जों को अलग अलग खोल कर फिर उन्हें इकट्ठा करके यानी कि सबको अधिकार होना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा और बुरे का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसी प्रकार धर्म से संबंधित बातें धर्मोपदेशकों तक ही सीमित ना रहे, सभी को उसके अर्थों का बोध ज्ञान कराया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो धर्म के उपदेशक हैं वो अपने तक ज्ञान ना रखें प्यारे बच्चों, वो सभी को ज्ञान दें। नंबर प्रश्न 2, अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। आज से स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो ये लाइन दे रखी है प्यारे बच्चों, इसका अर्थ बताना है आपको, इसको समझाना है, उसका आशय क्या आशय है। तो उत्तर है प्यारे बच्चों कि इस कथन का आशय यह है कि ऐसे व्यक्ति से कोई काम मत करवाओ जो उसके बारे में ना जानता हो। भाई सही कहा है, जिसको जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उसको वो काम कराना नहीं चाहिए, नहीं तो वरना वो गलत करेगा। यही स्थिति धर्म की भी है। जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में पूरी जानकारी है उससे धर्म के बारे में चर्चा कीजिए, किंतु जिसे धर्म का तनिक ज्ञान नहीं उस धर्म संबंधित ज्ञान ना लें। यानी कि कहने का मतलब ये है, जिसको संपूर्ण जानकारी है, संपूर्ण ज्ञान है, उससे तो ज्ञान लो, जिसको आधा अधूरा ज्ञान है उससे ज्ञान मत लो। जिस तरह घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया व्यक्ति खराब घड़ी सही कर सकता है, वही स्थिति धर्म पर भी लागू होती है। यानी जो घड़ी साज है, जो घड़ी बनाने वाला है, वो बिगड़ी से बिगड़ी घड़ी, खराब घड़ी, और अगर उसके कल पुर्जे भी अलग होंगे तो भी वो घड़ी बना देगा, लेकिन जिसको घड़ी का ज्ञान ही नहीं हो तो घड़ी खराब कर देगा। तो अब प्यारे बच्चों, जो हमारा तीसरा लघु निबंध है, अब हमारा तीसरा जो लघु निबंध है वो है ढेले चुन लो। मूल संवेदना प्रतिपाद। यह निबंध लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वास पर व्यंग करता है। यानी कि निबंध, जो ये निबंध है ढेले चुन लो, लोक जीवन यानी जो पुरानी हमारी कहावतें हैं, पुरानी रूढ़िबद्धता हैं, अंधविश्वास हैं, उन पर व्यंग किया गया है। क्या किया गया है प्यारे बच्चों? अंधविश्वासों पर व्यंग करता है, जो हमारे समाज की गहन तथा गंभीर समस्या है। लेखक का मत है कि अपनी आँखों से देखें सत्य को ही सत्य मानना चाहिए, भविष्य की झूठी कल्पना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी लेखक कहते हैं कि समाज को समझना है, गंभीर समस्याओं को समझना है, जो अपनी आँखों से देखो वो सत्य को सत्य मानना चाहिए, जो झूठी कल्पना हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए पाठ का सार है, हमारा पाठ का सार है समाज में व्याप्त अंधविश्वास। हमारे जो ढेले चुन लो उसमें क्या है? अंधविश्वास है समाज में। अपने जीवन साथी को चुनने के लिए सोने चांदी, लोहे की पट्टियाँ अथवा विभिन्न स्थानों की मिट्टी के ढेलों पर विश्वास एक अंधविश्वास मात्र है। यानी कि प्यारे बच्चों, इस कहानी के इस निबंध के अंदर ये 3 प्रकार के ढेले हैं जो चुनने हैं, तो उसी हिसाब से आपकी शादी होती है, ये एक अंधविश्वास है। तो ढेले यानी मिट्टी के ढेलों पर विश्वास एक अंधविश्वास मात्र है, जिसकी कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। ऐसे अंधविश्वास समाज के सहायक न होकर घातक सिद्ध होते हैं। तो यानी कि आपने ढेला चुन लिया, तो जिस गांव की मिट्टी का ढेला होता है उसी गांव में आपकी शादी होती है। इस निबंध के अंदर ये बताया गया है। वर्तमान पर विश्वास। लेखक मोर, कबूतर, मोहर, पहाड़, चक्की इत्यादि विभिन्न उदाहरण देकर अपने विचार पुष्ट करते हैं कि भविष्य की नींव कल्पना मात्र पर न टिकाकर सत्य की मजबूत धरती पर खड़ी करनी चाहिए। वर्तमान के सत्य को नकारना नहीं चाहिए तथा भविष्य की कल्पना को सत्य मान स्वीकारना नहीं चाहिए। यानी कि जो हमारे लेखक हैं उन्होंने मोर, कबूतर, पहाड़, चक्की आदि पर उदाहरण देकर अपने विचारों को व्यक्त किया है, बताना चाहा है। भविष्य की नींव कल्पना पर नहीं रखी है, सत्य की मजबूत धरती पर खड़ी की गई है।
तो यानी कि उन्होंने वर्तमान के सत्य को नकारना नहीं चाहा है, भविष्य की कल्पना को सत्य मानकर स्वीकारना नहीं चाहा है, यानी कि जो कल्पना है वो सही नहीं है। इसी प्रकार से ढेले चुनलों में अंधविश्वास की पूरी कहानी को बताया गया है। चलिए प्यारे बच्चों, जो हमने आपके लघु निबंध पढ़े उन पर आधारित ये प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न, उन्हें समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गुलेरी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? याद करो, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि 4 विकल्प दे रखे होंगे, सही विकल्प का चयन करना है। तो गुलेरी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? पहला है क मैथिली कोकिल, ख इतिहास दिवाकर, ग साहित्य शलाका, घ साहित्य दिनमान। तो हमारा जो उत्तर है, सही उत्तर है ख। क्या है उत्तर हमारा? ख साहित्य दिनमान। नंबर 2 प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किसका प्राय बन चुका है? तो हमारा विकल्प 4 दे रखे हैं। पहला विकल्प है ममता कालिया, दूसरा विकल्प है असगर बजाहत, तीसरा पंडित रामचंद्र शुक्ल, घ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था कहानी किसका प्राय बन चुकी है? तो हमारा उत्तर है घ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 3, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य गुलेरी जी किसके कहने पर बने? तो हमारे ये 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है पंडित मदन मोहन मालवीय, ख आचार्य श्याम सुंदर दास, ग पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4 विकल्प में से सही विकल्प है क, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीय। दूसरे का घ, पहले का घ और क। चौथा प्रश्न है, बालक बच गया कहानी का मूल प्रतिपाद्य है? क बालक का मेधावी होना, ख बालक का शिक्षा ग्रहण करना, ग शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, ख बालक के बचपन का बच जाना। तो 4 विकल्प में से सही उत्तर है ग शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। प्रश्न नंबर 5, व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है? क शिक्षित होना, ख खेलना, ग शारीरिक मजबूती, घ इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, 4 विकल्प में से सही विकल्प है क शिक्षित होना। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत पाठ में धर्म के रहस्य को जानने तथा धर्म उपदेशकों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को किस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया गया है? तो हमारा सही विकल्प है, इनमें 4 विकल्प में से ढूंढना है। क बालक बच गया, ख ढेले चुन लो, ग घड़ी के पुर्जे, घ क और ग। तो सही विकल्प कौन सा है प्यारे बच्चों? ग घड़ी के पुर्जे, ग घड़ी के पुर्जे। नंबर 7वां हमारा प्रश्न है, वृद्ध महाशय के द्वारा इनाम देने की बात पर बालक ने क्या मांगा? आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। लड्डू। इसमें कहीं देखो लड्डू शब्द है विकल्प में? हाँ, दिखाई दिया ना। नंबर का किताबें, ख मिठाई, ग बर्फी, घ लड्डू। जब जब वृद्ध व्यक्ति ने कहा उसे किताबें मांग लो पुरस्कार में, तो उसने क्या मांगा था प्यारे बच्चों? लड्डू। 8वां प्रश्न है, ढेले चुन लो कहानी में उल्लिखित दुर्लभ बंधु नाटक के लेखक हैं? नंबर का विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग शेक्सपियर, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा जो 8वां का जो उत्तर है, सही विकल्प है, वो है क भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है प्यारे बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा प्रश्न अंतिम 9, आशुलायन गोभिल भारद्वाज नामक ग्रह सूत्रों में क्या उल्लिखित है?
नंबर क ढेलों के चुनाव का, नंबर घ ढेलों की लॉटरी का, नंबर ग क और ख घ इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो 9वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ख, यानी ढेलों की लॉटरी। क्या है प्यारे बच्चों? ख, ढेलों की सही लॉटरी। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये निबंध बहुत अच्छे से समझाए। सुमरिन के मन के जो मेरा निबंध थे, मैंने आपको उसमें 3 निबंध थे, लघु निबंध। मैंने तीनों लघु निबंध अच्छे से समझाए। सुमरिन के मन के में बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप हर पाठ को बार बार अध्ययन करेंगे, समझ के साथ और समझकर और व्याख्या के साथ, तो आप अच्छे से जीवन में सफल होंगे और हर प्रश्नों का उत्तर सही सही दे सकोगे। जब पाठ आपको समझ में आ जाएगा तो सही उत्तर आप खुद ब खुद दोगे।